हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है बेसिकली डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से 600 BC के टाइम पे आपको जो है जनपद जितने भी थे वो आपको कंसोलिडेट होकर महाजनपद जो है फॉर्म कर रहे थे। यानी जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री का, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चेंजेस जो थे उस समय सोसाइटी में किस तरीके से आ रहे थे वो हमने देखे थे। ठीक है। आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से वहाँ पे जो है किंग्स के पास कैसी पावर थी, क्या क्या कंट्रोल जो है किंग्स के पास था, वो हमने जो है आपके चैप्टर नंबर 5 में एक एक चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अब नाउ जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जिसका टाइटल है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, ये कहीं ना कहीं शो करेगा उस टाइम पे यानी 600 BC के टाइम पे किस तरीके से रिलीजियस चेंजेस जो सोसाइटी में क्या क्या कैसे देखने को मिले। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 6 है, दोनों ही सेम टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 5 फोकस कर रहा है पॉलिटिकल चेंजेस को दर्शाने की, वहीं चैप्टर नंबर 6 शो करेगा रिलीजियस चेंजेस जो उस समय सोसाइटी में आ रहे थे उनको आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो सोसाइटी थी कहीं ना कहीं जो है जो वर्ण सिस्टम है, क्योंकि वर्ण सिस्टम हमने देखा था डेवलप हुआ था वैदिक एज के टाइम पे, वैदिक पीरियड के टाइम पे, जो कि हमने देखने को मिला था अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज में हमने देखा था। और उस वर्ण सिस्टम से, क्योंकि वर्ण सिस्टम जो रिचुअल्स की बात कर रहा था, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चार सोसाइटी को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें आपके ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से। तो कहीं ना कहीं जो शूद्रास थे उनके साथ काफ़ी अनटचेबल बिहेवियर होता था, उनको कहीं भी चीज़ें पार्टिसिपेट करने की जो है इजाज़त नहीं दी गई थी। तो वैसे ही वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और इन सब चीज़ों की वजह से उनके माइंड में जो है कहीं ना कहीं कुछ न्यू क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नई आइडियाज़ आएंगे। तो उन न्यू क्वेश्चंस और आइडियाज़ को जो है देखेंगे किस तरीके से फिर सॉल्व किया गया, कौन बेसिकली वहाँ पे आए, किस तरीके की फिलॉसफी जो है डेवलप की हुई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो वो हम एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने टाइमलाइन ड्रॉ की थी, जिसमें आपको देखने को मिला था कि किस तरीके से हमारे जो हिस्ट्री का ओरिजिन है 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था। देन हमने स्टोन एज बेसिकली देखी, उसको बेसिकली स्टोन एज को जो स्टोन टूल्स के हिसाब से जो डिवाइड किया था पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में। न्यूलिथिक में आपका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था, किस तरीके से विलेजेस जो है कल्चर फॉर्म करते हैं, सारे के सारे जो भी कल्चर जिनमें सिमिलरिटी होती है वो एक सिविलाइजेशन फिर फॉर्म करता है। देन हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा, जो कि स्टार्ट हुई थी 2700 से लेके 1600 BC। अब किस तरीके से एंड हुई उसके बारे में जो आज तक स्कॉलर्स को अभी क्लैरिटी नहीं है कि मेन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के एंड का क्या रीज़न हो सकता है। ड्राउट एक रीज़न है, या फिर उस समय की कह सकते हैं कोई अर्थक्वेक वगैरह आया था, तो वो प्रॉपर क्लैरिटी अभी तक दिखने को नहीं मिली है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी सिटीज़ वगैरह आप देखते हो, चाहे वो आपका मोहनजोदारो हो, राखी गढ़ी हो, तो ये सारी साइट्स के अंदर कुछ स्पेशलिटी देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं शो करते हैं कि आज के टाइम पे जो हम स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं उनका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं हमें जो पास्ट में जो हमारी जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। उस समय की जो सिटीज़ थी कितनी वेल प्लान थी, हर एक चीज़ हम देखने को मिले, चाहे वो ड्रेनेज पैटर्न हो या फिर जो भी आप देख सकते हो ब्रिक वगैरह, जिस तरह से इंटरलॉकिंग पैटर्न भी यूज़ किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव कर सके। तो वो सारी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। मेन से भी क्वेश्चन आता है किस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्रैक्टिसेस की जाती थी, जो एक स्किल्ड जो थी उनके पास वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आज की सोसाइटी हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है। देन हम बेसिकली हमने देखा 1500 BC में आपका दो चीज़ें कंटेम्प्रेरी में चलती है, एक आपका वैदिक एज है और देन मेगालिथिक एज है। वैदिक एज जो कि आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो है हमने देखने को मिला था। वही मेगालिथिक एज की बात करें तो साउथ में हमें कल्चर देखने को मिला। तो जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। एंड चैप्टर नंबर 5 में जो हमने बेसिकली महाजनपद के बारे में देखा था, इसमें अगर हम बात करें 16 महाजनपद की, तो सबसे पहले आपका मगध है, देन आपका अंगा है, काशी है, कोशाला है, अवंती है, देन वत्सा है, गंधारा है, कंबोजा है, चेडी है, वज्जी है। वज्जी का स्टोरी हमने देखा था कि किस तरीके से वज्जी को अटैक करना चाहते थे आपके जो मगध के जो राजा थे अजातशत्रु, और उनका कन्वर्सेशन किस तरीके से होता है बुद्धा से, कि बुद्धा को कहीं ना कहीं वो पूछने की कोशिश करते हैं कि मुझे अगर वज्जी को अटैक करना है तो किस तरीके से करूँ। ठीक है, वो भी हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में उसका एक थोड़ा सा रिलेवेंस देखेंगे। देन हम देखते हैं बेसिकली इसके अलावा आपका है माला।
ठीक है, कुरु है, पंचाला है, मत्स्य है, सुरेशना है एंड असाका है। तो ये 16 जो है आपके महाजनपद थे, और किस तरीके से इन 16 महाजनपदों के बीच में जो है फाइट्स होती हैं, एंड फाइट्स के बाद जो कहीं ना कहीं आपको जो एक सबसे ज़्यादा पावरफुल जो किंगडम है जो निकल के आता है वो आपका कौन सा था, मगध था। ठीक है, मगध में किस तरीके से आपका मॉडर्न डायनेस्टी निकल के आएंगी, और उस समय किंग्स के पास किस तरीके से टैक्स कलेक्शन की पावर थी, आर्मी को कहीं ना कहीं वो रख सकते थे, और एक कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी उनके पास थी। बिकॉज क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो गया था कि कहीं ना कहीं वो जो सरप्लस एग्रीकल्चर था उनको वो एक्सपोर्ट कर पाते थे, और उनसे अच्छा खासा जो था उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। और जब एक अच्छा खासा रेवेन्यू उन्हें मिल रहा था तो इसके तहत हम कह सकते हैं वो अपनी आर्मी को जो है एक तरीके से सैलरी प्रोवाइड कर पा रहे थे, और वो भी कैश के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे डेवलपमेंट हमने चैप्टर नंबर 5 में जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल चेंजेस जो देखने को मिला 600 BC के टाइम पे, वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो मेन हमारा फोकस होने वाला है वो होगा आपका रिलीजियस फैक्टर पे। ठीक है, किस तरीके से रिलीजियस चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टाइम पे आपको 3 चीज़ें पैरेलल में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो आपका था वो उपनिषद आया था। ठीक है, उपनिषद की अगर हम बात करें तो वो एक तरह से वैदिक लिटरेचर कह लो या फिर हिंदू लिटरेचर कह लो, उससे सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस लाने की कोशिश करी वो हम देखेंगे। इसके कंटेम्प्रेरी आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज़्म जो है डेवलप हुआ था, एंड इसकी कंटेम्प्रेरी आपको जैनिज़्म में, तीनों के तीनों कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सेम ही पीरियड में जो है आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो प्रभाव था सोसाइटी में वो किस तरीके से लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आता है, किस तरीके से जो उस समय के जो लोग थे जिनका मन में काफ़ी डाउट्स थे कि किस तरीके से जो है हम इस वर्णन सिस्टम के जो हम फंस गए हैं, किस तरीके से रिचुअल्स वगैरह में हम फंस चुके हैं, किस तरीके से हमारी जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का सलूशन बेसिकली चाहिए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ उस समय कह सकते हैं अनटचेबल्स के साथ बहुत ज़्यादा बहिष्कार हो रहा था, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है उनको अच्छे तरीके से जो लाइफ है वो जी नहीं पा रहे थे। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको देखने को मिलेगा कि इन तीनों का मेजर रोल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं, बाकी डिटेल में आपको जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मैंने बताना है कि किस तरीके से आपको रिलीजियस चेंजेस जो सोसाइटी में देखने को मिले थे। पहले हम बात करते हैं उपनिषद की। अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं जो एक वैदिक लिटरेचर है जो कहीं ना कहीं इसका मेन फोकस होता है आइडियाज़ को शेयर करना, यानी कि एक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो है यहाँ पे आइडिया शेयर किए जाते थे। देखने को मिलेगा जो गुरु होते थे वो एक प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर बैठा करते थे, जिस ज़मीन में आपके जो शिष्य बैठा करते थे और डायलॉग के फॉर्म में अपने आइडियाज़ जो एक दूसरे से शेयर करते थे। अब मेन चीज़ ये निकल के आएगी कि लोगों के क्वेश्चन क्या थे। ठीक है, जो वो पूछना चाहते होंगे, तो मेन क्वेश्चन जो जनरल आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी में जो लोगों के निकल के आए वो ये थे कि किस तरीके से जो है लाइफ आफ्टर डेथ, यानी आफ्टर डेथ के बाद किस तरीके से जीवन होता है उसके बारे में कहीं ना कहीं वो पूछना चाहते थे। और साथ ही साथ उनका मेन क्वेश्चन ये था कि जो इंडिविजुअल सोल है वो क्या है और यूनिवर्सल सोल जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ की जो रिचुअल्स है, ठीक है, वो जो सेक्रीफाइस किए जाते हैं वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो सोसाइटी के जो मेन क्वेश्चंस थे वो इसी के बेस पे रिवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इसको हम फर्दर अपने चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। अब मेन चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी जो डायलॉग यहाँ पे था उपनिषद में वो आपको देखने को मिलेगा बिटवीन दी ब्राह्मण, ठीक है, जो पूजा वगैरह जो है परफॉर्म करवाते थे, और बिटवीन दी किंग के बीच में आपको डायलॉग्स देखने को मिलेंगे। और मेन चीज़ ये है यहाँ पे एक स्टोरी आपको देखने को मिलेगी जब आप उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, एक चंडोग्य उपनिषद के बारे में। ठीक है, एक चंडोग्य उपनिषद है, वहाँ पे बेसिकली एक स्टोरी बताई गई है दो सेंट की, किस तरीके से वो एक जो गरीब है उनके पास आता है तो किस तरीके से वो उनको जो है भोजन देते हैं या फिर नहीं देते हैं, वो क्या चीज़ है वो हम चंडोग्य उपनिषद जब पढ़ेंगे चैप्टर में तो वहाँ पे हम उस चीज़ को समझेंगे। अब मेन चीज़ आपकी माइंड में ये भी आता है, हम कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है, जो कि बात करता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्प की, जो कि कहीं ना कहीं हमने लिया हुआ है आपका मुंडका उपनिषद से। ठीक है, जो किसका पार्ट है आपका अथर्ववेदा का पार्ट है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है जब लोगों ने बेसिकली उपनिषद में यानी कि जो डायलॉग्स परफॉर्म या होते थे गुरु शिष्य की परंपरा में, जो डायलॉग्स शेयर किए जाते थे वहाँ पे जो लोगों के क्वेश्चंस क्या थे वो हमने देख लिया है। अब जो उपनिषद ने जो बेसिकली लोगों को सोसाइटी को जो विचार दिए हैं वो ये कहा है कि जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है अपनी लाइफ को जो है 4 स्टेजेस में उन्हें जीना चाहिए। तो उनको एक तरह से कह सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का एक तरह से सलूशन बताने की कोशिश की है, तो उसको उन्होंने जो है आश्रम बोला है।
वो 4 स्टेजेस क्या हैं? पहला ब्रह्मचार्य, फिर है गृहचार्य, बेसिकली गृहप्रस्था, देन आपका आएगा बेसिकली वनप्रस्था एंड आपका संन्यासा। ठीक है, तो यानी कि ये 4 स्टेजेस हैं। आपका ब्रह्मचार्य जहाँ पे बात करते हैं कि स्टूडेंट फेज की बात की जा रहे हैं, देन गृहस्था है जहाँ पे हाउस होल्ड की, जब आप बेसिकली आपका जो जीवन होगा जब गृहस्थी होगी उसमें किस तरीके से आपको रहना है, देन वनप्रस्था कि जहाँ पे आप बेसिकली फॉरेस्ट में जो है कहीं ना कहीं अपना जीवन फिर व्यतीत करोगे। ठीक है, देन आपका लास्ट में होगा संन्यासा जहाँ पे आप रिनंसिएशन यानी कि किस तरीके से मोक्ष के लिए आप काम करोगे। तो ये 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है आपके उपनिषद में। ठीक है, कि ये 4 लाइफ जो है बेसिकली स्टेजेस जो है लोगों को अपनी जो लाइफ में बेसिकली 4 स्टेजेस के फॉर्म में रहना चाहिए, जिनको कहीं ना कहीं आश्रम बोला गया है। देन हम बात करते हैं बुद्धिज़्म में। तो हम बात करते सबसे पहले आपका बुद्धा की। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उनका जन्म जो है बेसिकली 2500 ईयर्स अगो पहले हुआ था, यानी अराउंड 568 BC में। ठीक है, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, जो बेसिकली शाक्य गणा है जो कि ट्राइबल असेंबली है उसके बेसिकली पार्ट थी। और वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनका जन्म जो है नेपाल में जो लुम्बिनी है, ठीक है, वहाँ पे उनका बेसिकली जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि जब बेसिकली हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे थे कि जो मौर्यन डायनेस्टी बेसिकली आती है मगध में, तो वहाँ पे आपके 2 रूलर्स थे, एक थे बिंबिसारा थे और अजातशत्रु थे। तो अजातशत्रु बिंबिसारा कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी है आपके बुद्धा के। ठीक है, एंड और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके अजातशत्रु है वो जो है फॉलोवर थे आपके बुद्धा के, यानी शिष्य माने जाते हैं। दैट्स वाई जब हम बात करते हैं वज्जी पे, यानी जब अजातशत्रु चाहते थे कि वज्जी पे अटैक करना, तो उस समय उन्होंने अपने मिनिस्टर जो है बुद्धा के पास भेजा था कि किस तरीके से हम वज्जी को अटैक कर सकते हैं। तो उस समय बुद्धा ने बेसिकली कहा था क्योंकि वज्जी जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक गण राज्य की तरफ काम करता है, यानी वहाँ पे असेंबली के फॉर्म में देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक राजा नहीं है, मल्टीपल राजा रोटेशन वाइज जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जो राज्य है वो संभालते हैं। देन वहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर असेंबली होती है जहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब तक ये वज्जी जो एक गण राज्य के फॉर्म में चलता रहेगा तब तक उसको अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनली जो है वज्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आउटसाइडर को, कोई भी आउटसाइडर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो कभी वो वज्जी को जीत नहीं सकता। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन हमने चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी देख ली थी। देन हम बेसिकली देखेंगे जो मेन टीचिंग है बुद्धा की। ठीक है, कि उस समय की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बुद्धा यही कहते हैं कि आपको रिचुअल की तरफ जाने की ज़रूरत है। जो रिचुअल्स कहीं ना कहीं बात करते हैं आपके हिंदू फिलॉसफी में कि आपको रिचुअल्स वगैरह फॉलो करने, तो उन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्धिज़्म ने ये कहा आपको बेसिकली अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं उन पे फोकस करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपको बिलीव करना चाहिए कर्म पे, यानी निष्काम कर्म करना है, मतलब ऐसे कर्म करना है जिसमें आपको फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ है जो भी डिज़ायर है आपकी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है, या फिर अगर पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना चाहते तो एक मिडिल पाथ फॉलो करना है। ठीक है, यानी आपको एक मॉडरेशन करना है, मिडिल पाथ फॉलो करना है। कहीं ना कहीं ये जो फिलॉसफी जो है, ये जो विचार है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस समय की सोसाइटी में टीचिंग्स के थ्रू जो है स्प्रेड किए थे बुद्धा ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर की, जिन्होंने बेसिकली जैनिज़्म को डेवलप किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो महावीर थे वो, उनको बेसिकली वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे, यानी वो लिच्छावनी जो पार्ट है वज्जी का, वहाँ पे बेसिकली वो बिलोंग करते थे, यानी वज्जी जो गण है उनसे बिलोंग करते थे आपके महावीर। ठीक है, एंड उनको जो है महावीर को बेसिकली ग्रेट कॉन्क्वेस्ट भी बोला जाता था, कॉन्क्वेस्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करके रखा था अपनी मिजरी, ठीक है, और अपनी हैप्पीनेस को। ठीक है, यानी उस पर उन्होंने अपनी विजय हासिल कर रखी थी। इसलिए कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को बेसिकली समझ पा रहे थे किस तरीके सोसाइटी में जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जो मेनली वहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहते थे। वो सलूशन जो है बेसिकली महावीर ने बेसिकली लोगों को वर्थ के फॉर्म में किस तरीके से जो उन्होंने 5 वर्थ बेसिकली फॉलो करने के लिए कहा था, जिससे उनकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं जो है एक सही डायरेक्शन में चल सकती है। वो 5 वर्थ हम बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। मेन चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसे छोड़ने की बात की है, इंक्लूडिंग दी क्लोथ, यानी क्लोथ्स को भी जो है कहीं ना कहीं छोड़ने की बात करी है। कि जब भी आप देखने को मिलेगा कि जो आपका जैनिज़्म है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कठोर व्रत किए जाते हैं, यानी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों को उस व्रत को फॉलो करना, जिसमें एक सबसे बड़ा चीज़ ये भी कि आपको अपने क्लोथ्स को छोड़ने पड़ते हैं।
अब हम बात करें अगर कंपैरिजन की बुद्धिज़्म वर्सेस जैनिज़्म की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी वो ये है कि दोनों ने ही जो है सिंपल लाइफ के बारे में कहा है कि आपको सिंपल लाइफ जीनी होगी, नॉन वायलेंस की तरफ जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। एनिमल्स की किलिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों ने ये चीज़ बोली है। अब मेन चीज़ ये है कि जो बुद्धा के जो कह सकते थे वर्थ थे, यानी जो उनकी वो टीचिंग से किस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो काफ़ी ईजी थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द फॉलोवर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। बट वहीं हम जैनिज़्म की बात करें कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ को आपको किल नहीं करना है, तो दैट्स वाई जो फार्मर्स थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि वो जैनिज़्म को फॉलो कर पाए। बट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेडर्स थे वो कहीं ना कहीं जैनिज़्म को जो है काफ़ी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स थे, ठीक है। देन हमें देखने को मिलेगा उनके फॉलोअर्स को बेसिकली मॉन्क्स एंड नन्स भी बोला जाता है जिनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें तो बुद्धिज़्म में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जब बुद्धा जी की डेथ हुई थी तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक बुक लिखी थी विनय पिटाका। उस बुक में उन्होंने जो भी कंपाइलेशन थी बुद्धा की टीचिंग्स की वो वहाँ पे करके रखी थी। साथ ही साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है किस तरीके से अब बुद्धा के बाद इंस्टीट्यूशन को चलाना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको विनय पिटाका में देखने को मिलेंगे। सिमिलरली जैनिज़्म की बात करें तो इनिशियली जो है वहाँ पे ओरल ट्रांसमिशन होता था, ओरली वो अपनी जो आइडियाज़ थे उनको शेयर करते थे। पर बाद में जो 500 सी के टाइम पे हम देखेंगे किस तरीके से वलाबी जो गुजरात में है वहाँ पे जो है कंपाइलेशन किया गया, यानी जैनिज़्म में जो भी आइडियाज़ वगैरह हैं, जो भी उनकी टीचिंग्स से कहीं ना कहीं उनको कंपाइलेशन किया गया गुजरात में, ठीक है। और देखने को मिलेगा जैनिज़्म जो है आपको स्प्रेड आपका जो नॉर्थ इंडिया हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहीं तक सीमित था, बाकी रेस्ट ऑफ द उसमें आपको देखने को बुद्धिज़्म का ज़्यादा स्प्रेड था। अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म में बेसिकली इस तरीके से उन्होंने अपने रूल्स बनाए थे कि वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है, चाइल्ड भी कर सकता है पार्टिसिपेट, इस तरह से स्लेव है, कोई वर्कर है, कोई आपका जो डेथ है जो किसी उधार में है, वो भी बेसिकली जो है बुद्धिज़्म को फॉलो कर सकता है। यानी बुद्धिज़्म में कहीं ना कहीं उनके संघ में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। बट वुमेन को अगर आना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने हस्बैंड से, चाइल्ड को अगर आना है तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेगा, स्लेव अपने मास्टर से लेगा, वर्कर अपने किंग से लेगा, और डेट जो है क्रेडिटर से बेसिकली परमिशन लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सोसाइटी का मेंबर जो है आसानी से बुद्धिज़्म को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है बुद्धिज़्म में आपको देखने को ये मिलेगा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो वर्थ थे कहीं ना कहीं ईजी थे एज़ कम्पेयर टू जैनिज़्म जो हमने देख ही लिया है। अब मेन चीज़ जो बुद्धिज़्म बेसिकली अपने जो भी भिक्षु हैं या भिक्षिकाज हैं जो कहीं ना कहीं उनको जो फॉलो करते हैं उनको बोलते थे कि जो भी आपको खाना है वो आपको बेगिंग के फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह से लोगों के डोर टू डोर जाके उनसे खाना लोगे तो आपके अंदर एक आपके स्वभाव में एक नम्रता आएगी, ठीक है, एक हम्बलनेस आएगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रखेगा, आपके जो भी आपकी जो उसको रूट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको जोड़ के रखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समाज की भलाई के लिए जो है सोचो, ठीक है। तो दैट्स वाई उन्होंने जो है नॉर्मली जो भी वो खाते थे वो इस तरह से भिक्षा की फॉर्म में लेके खाते थे। और विहारा भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो भी इस तरह से भिक्षुज वगैरह थे, मॉन्क्स वगैरह थे, उनको जो है रेस्ट करने के लिए एक प्लेस बनाई गई थी उस टाइम पे, यानी केव्स जो है कहीं ना कहीं वो उनके विहारा के फॉर्म पे वो यूज़ किया करते थे, जहाँ पे वो बारिश का टाइम हो या फिर कभी भी रेस्ट करना हो, रात का समय हो, तो वो इस विहारा में स्टे किया करते थे, ठीक है। देन हम बात करते हैं इसी टाइम पे आपके बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और नेक्स्ट हम बात करते हैं पनीनी की, ठीक है, जो कि बेसिकली कंटेम्प्रेरी थी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की, ठीक है। तो पनीनी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो जुड़ी हुई थी संस्कृत से, यानी उन्होंने बेसिकली जो संस्कृत की जो ग्रामर है उनको कहीं ना कहीं फॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आज भी जो हम इसको यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको जस्ट बता दिया कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सब चीज़ें जो डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनली हम चलते अपने चैप्टर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे बताई गई द स्टोरी ऑफ द बुद्धा की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि सिद्धार्थ इज ऑल्सो नोन एज गौतम, ठीक है। उनका नाम जो था ओरिजिनली सिद्धार्थ था, जिन और साथ ही साथ उन्हें गौतमा में बोला जाता था, जो कि बेसिकली फाउंडर है बुद्धिज़्म के, जिनका जन्म मान सकते हैं आप 2500 ईयर्स वो बेसिकली हुआ है। एंड दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज देखने को मिल रहा था इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल, क्यों? बिकॉज लोग कहीं ना कहीं जो सवाल कर रहे थे, उनके मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस थे।
इन चैप्टर नंबर 5 में जैसे कि आपने देखा सम किंग्स इन महाजनपदा वॉज गोइंग मोर पावरफुल, कुछ कुछ महाजनपदा के जो किंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी, जो लाइफ है कहीं ना कहीं लोगों की वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस के अंदर चेंज हो रही थी। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी, यानी जो बहुत से थिंकर्स थे वो इस पर्टिकुलर चेंजेस को जो समझने की कोशिश कर रहे थे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रुथ मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, उसका सही मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जो लाइफ है उसको कैसे जिए, कैसे हमें खुशहाल रह के अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत करें, वो कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि उसका मतलब पता चल सके। तो हम देखने को मिलेगा कि द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना, जिसको हम सकय गना बोलते हैं, एंड वॉज अ क्षत्रिय भी थे। व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, जब वो अपने यंग थे उस टाइम पे, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम, यानी उन्होंने अपना जो भी राज्य दरबार है, क्योंकि वो बहुत बड़े किंगडम मतलब राज्य के जो है बेसिकली राजकुमार थे, तो उन्होंने जो है अपना जो भी घर बार है सब कुछ अपने कंफर्ट को जो है छोड़ दिया था। किस चीज़ के लिए? एक नॉलेज को कहीं ना कहीं सर्च करने के लिए, वो कहीं ना कहीं उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो उनके मन में भी काफ़ी सारे डाउट्स है कि किस तरीके से जो है ज्ञान क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से सोसाइटी में जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कैसे उस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा, तो उस नॉलेज को फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ही वॉन्डर्ड फ्रॉम सेवरल ईयर्स, तरह से भटकते रहे वो, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस किए बहुत सारे थिंकर्स के साथ उन्होंने, एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ, कि भाई अब ठीक है मैंने बाकी सबकी भी सुन ली है, बट अब मेरे अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर ही मिलेगा। तो अपने अंदर उस चीज़ को अगर उसका आंसर फाइंड आउट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ही जो रास्ते हैं उसके पे जाएं और अपने मन को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आपके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो। तो उस तरीके से बुद्धा ने जो है अपना खुद का रास्ता चूज़ किया टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन फॉर डेज, यानी कहीं ना कहीं आज के डेट में भी देखा जाता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके जो अंदर जो आपकी इंटरनल सोल है वो कहीं ना कहीं जब खुश नहीं होती, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान लगाइए। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाएंगे, और जो भी आपके सवाल जवाब चल रहे हैं आपके मन के अंदर उसका आंसर आप खुद ही फाइंड आउट कर पाएंगे। और उसी टाइम पे हम देखने को मिलेगा उसी चीज़ को बुद्धा जी ने भी फॉलो किया था। उन्होंने कई दिनों तक जो है मेडिटेशन किया अंडर द पीपल ट्री के अंदर, जो कि कहाँ पे बोध गया, बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिहार के अंदर कहीं ना कहीं उनको जो इनलाइटमेंट जो है कहीं ना कहीं अटेन हो गया था। एंड आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और वाइसमैन, यानी पहले जो है उनको किस नाम से जाना जाता था, सिद्धार्थ या फिर गौतमा। बट यहाँ पे जब उन्हें फाइनली एनलाइटनमेंट मिल गया, यानी वो ज्ञान की प्राप्ति उनके पास हो गई, तब उनको जो है वहाँ पे सब लोग बुद्धा या फिर वाइसमैन मतलब वाइसमैन, बुद्ध का नाम ही बेसिकली जिनको वाइस जिनके अंदर वो वाइसनेस जो है बेसिकली आ जाता है, ठीक है, तो वो कहा जाने लगा। ही देन वेंट टू सारनाथ, देन वो सारनाथ गए, जो कि कहाँ पे, वाराणसी के पास है, जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है कहीं ना कहीं दिया था। एंड ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन द फुट, यानी नंगे पैर जो है यहाँ से वहाँ जो है जाया करते थे। एंड गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जाना, टीचिंग्स मतलब कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है वहाँ पे समझाना किस तरीके से, जो उनके सवाल है उनके जवाब देना कहीं ना कहीं, और किस तरीके से उन्हें जो बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी है उनके बारे में बताना कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पे अगर आओगे तो किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति जो है आपको हो पाएगी, ठीक है। एंड फाइनली जो आपको देखने को मिलेगा कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी उनका जन्म आप देखने को मिलेगा नेपाल लुम्बिनी में होता है और उनकी डेथ कुशीनगर में होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है, मतलब लाइफ जो है कहीं ना कहीं एक दुखी चीज़ों से यानी सफरिंग से, अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। एंड दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर, और सबसे बड़ी जो उसका कारण है वो क्रेविंग है, मतलब आपको आपके अंदर की जो डिज़ायर है कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज की डिज़ायर ये है कि किस तरीके से अगर हम ये चीज़ क्वालिफाई कर ले तो हमें ये चीज़ मिल जाए, कल की क्रेविंग कुछ और होगी। जैसे ही आपको वो पर्टिकुलर चीज़ें मिलती रहेंगी तो आपकी जो क्रेविंग है किसी और चीज़ की तरफ फिर मूव ऑन हो जाएंगे। तो ये जो क्रेविंग है, ये जो डिज़ायर है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ जो है चलती रहती हैं, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल, जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको हमेशा लगेगा कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट हर चीज़ें ज़रूरी नहीं है फुलफिल हो जाए। बट क्योंकि जब वो फुलफिल नहीं होती तब आपके मन में जो है स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं आपको अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी, और फिर आप खुश नहीं रहोगे। जब आप खुश नहीं रहोगे फिर आप और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लाइफ में जो है फिर अपने आप को उस समय उससे जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर रहें और अपनी लाइफ को एक मिडल पाथ की तरफ फॉलो करें। ऑल दो डिज़ायर्स रखना बेसिकली कोई बुरी बात नहीं है,
बट उस डिज़ायर को किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ करना, मतलब डिज़ायर इस तरीके से जो आपकी लाइफ को मोटिवेट रखे, ठीक है, वो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाए, रादर दैन कि वो आपकी लाइफ को बहुत ही सफरिंग और अनहैप्पीनेस से फील कर दे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी कभी कभार क्या है, जो चीज़ें नहीं मिल रही है उसका दुख तो आपके अंदर है ही, बट जब कभी वो चीज़ें मिल भी जा रही हैं तो भी आप सेटिस्फाई नहीं हो कि भाई ऐसे कैसे मिल गई, इतना ही कम क्यों मिला, नहीं इससे बेटर हो सकता था, ये हो सकता था, तो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं। एंड वॉन्ट इवन मोर, ठीक है, इससे ज़्यादा की प्राप्ति जो है हमारे मन में जो चलती रहती है कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और वॉन्ट अदर थिंग्स, ठीक है, या फिर ये नहीं चाहिए तो कुछ और चीज़ें चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हर एक पर्सन अपनी लाइफ में फेस करता है। तो बुद्धा इस चीज़ को समझ पा रहे थे। देन बुद्धा ने बेसिकली डिस्क्राइब किया दिस एज अ थ्रिस्ट और अ तन्हा, ठीक है। ही थॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग जो है कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन एवरीथिंग, ठीक है। यानी आप अगर मॉडरेशन का पाथ फॉलो करते हो, आप मिडल पाथ का फॉलो करते हो, मतलब दोनों ही एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने जो संसार है उसमें बहुत ही अकेला रहना है, मुझे इसकी भी डिज़ायर नहीं है, वो भी नहीं करना है, मुझे ऐसे भी नहीं करना है। तो ऐसा भी एक्सट्रीम नहीं चाहिए रहना है आपको, और ना ही आपको इस तरह से एक्सट्रीम रहना है कि आपको सब कुछ आपको ही चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ऐसा भी मुझे रहना है, वैसा भी रहना है। तो ये तो जो एक्सट्रीम है, ठीक है, उन एक्सट्रीम से बच के आपको एक मिडल पाथ फॉलो करना है कि ठीक है, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो मैं उसका यूज़ इस तरीके से करूँगा, अगर नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं मैं सेकंड प्लान की तरफ अपना मूव ऑन करूँगा। तो बेसिकली अपनी लाइफ को जो है मोटिवेटेड रखना है और हमेशा जो है उसको हैप्पी रखना है, बिकॉज जब आप खुश रहोगे तभी आप अपनी लाइफ में खुद भी खुश रहोगे और अपनी सोसाइटी जो आपके लोग आसपास है उनको भी आप खुश रख पाओगे। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या था, हैप्पीनेस का, ठीक है। और हैप्पीनेस कैसे मिलेगी आपको, मिडल पाथ को फॉलो करके। साथ ही साथ बुद्धा कहते हैं कि आपको बेसिकली काइंड रहना है, दयालु रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, एंड लिव ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए जीना है, इंक्लूडिंग एनिमल्स की, यानी ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ आपको अपने आसपास जो जानवर हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको किल नहीं करना है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन, जिसको हम कर्मा कहते हैं, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन लाइफ एंड द नेक्स्ट। यानी कि हमारा जो कर्मा है, भले ही वो अच्छा कर्मा हो या बुरा कर्मा हो, वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हमारी ज़िंदगी में भी, और हमारी जो ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल जो भी होगी उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो यानी कि हर एक पर्सन को अपना जो कर्म है सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी अपने जो कर्म है किसी तरीके से आप उसको कोशिश कीजिए कि आप अच्छी चीज़ें ही लाइफ में करें, बुरा किसी के साथ ना करें, रिस्पेक्ट करें, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, बहुत दोनों की रिस्पेक्ट करें। एंड सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि उस समय जो लैंग्वेज थी, यानी जो लोग जिस भाषा को समझ पाते थे ईजी तरीके से, वो थी प्राकृतिक। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिलेगा कि आपका जो वैदिक पीरियड में जो भी आपके जो वेदास थे वो सब संस्कृत में लिखे गए थे, और वो संस्कृत को पढ़ पाना जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स की बस की बात थी, बिकॉज ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं एक तो राइट था कि आप ही वेदास को पढ़ सकते हैं, आप ही जो है टीचिंग्स कर सकते हैं, और जो नीचे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी से वैश्यास हो गए, शूद्रास हो गए, उनके पास कहीं ना कहीं वो नॉलेज नहीं थी समझने की। बट बुद्धा ने जो अपनी जो बातें हैं, अपनी जो टीचिंग्स हैं, वो एक सिंपल जो ऑर्डिनरी पीपल समझ पाए उस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग्स दी जो है प्राकृतिक, ताकि हर एक पर्सन जो है सोसाइटी का नीचे से नीचे तबके का भी, वो भी उन बातों को समझ पाए जो बुद्धा फैलाना चाहते हैं, जो बेसिकली वो अवेयरनेस जो प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को। नेक्स्ट बुद्धा का मानना है कि ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। यानी जो भी विचार या फिर जो भी बातें बुद्धा कहना चाहते हैं लोगों से, उनको सिंपली आप फॉलो मत करो, उनके बारे में सोचो और समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बिकॉज जब आप उसे समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ और उसके हिसाब से उस पाथ को फॉलो कर पाओ। सिंपली अगर आप उनकी बातों को जो कहीं ना कहीं अपने एक्सेप्ट कर लोगे और बिना समझे कि वो क्यों सही है सोसाइटी में, उसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हैं, नेगेटिव आउटकम्स क्यों नहीं है, तब आप उस चीज़ों को मतलब ईजिली ग्रास्प नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपको चीज़ें बताई जा रही है पहले उसके बारे में सोचो और समझो क्यों है, ठीक है, रादर देन कि सिंपली आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक स्टोरी है, जो कि स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी जी की है, जो कहीं ना कहीं बताती है कि जो बुद्धा हैं किस तरह से उनके विचार थे। दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी है अबाउट द बुद्धा। यहाँ पे देखने को मिलेगा, वंस देयर वॉज अ वुमेन जिसका नाम था कीसा गौतमी, वो सन हैड डाइड, यानी उनकी बेटा जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कीसा गौतमी के बेटे जी की मृत्यु हो गई थी। एंड शी वॉज सो सैड, बहुत ज़्यादा परेशान थी। शी रोम थ्रू द स्ट्रीट इन द ऑफ द सिटी कैरिंग द
child with her, asking for help to bring him back to life, and a kind man took her to the Buddha। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो कीसा गौतमी है, जो अब जिनकी बेटे की मृत्यु हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, यहाँ से वहाँ बस वो मतलब घूम रही थी किस तरीके से हेल्प मिल जाए उसके बेटे को वापस से पुनः जीवन मिल जाए। ठीक है, तो एक काइंड पर्सन जो है कहीं ना कहीं उन्हें जो है बेसिकली बुद्धा जी के पास लेके जाता है। ठीक है, और उस समय जो है बुद्धा जी एक चीज़ बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, अगर आप सच में चाहती हैं आपके बेटे को वापस से जीवन मिल जाए तो सिंपली आपको एक काम करना है कि ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ समझा कि सिंपली क्या करना है, उन्हें बुद्धा जी के लिए एक मस्टर्ड सीड मतलब एक ऐसा कटोरा लेके आना है जिसके अंदर मस्टर्ड सीड्स हों, और जैसे ही वो लाके वो देंगे तो बुद्धा जी उनके बेटे को जो है बेसिकली वापस से जीवित कर देंगे। तो जैसे उन्होंने ये बात सुनी वो काफ़ी ज़्यादा ओवरजॉयड हो गई। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो उस चीज़ पे खुश हो गई। ठीक है, मस्टर्ड सीड ही तो लाने, वो तो मैं लेके आ जाऊँगी। तो बट बुद्धा जेंटली जो है स्टॉप्ड हर, बोलते हैं नहीं नहीं रुको, पूरी बात सुन के जाओ। वो कहते हैं कि द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड, मतलब आपको उन्हीं घर से जो है उन पर्टिकुलर मस्टर्ड सीड को लाना है जिस घर में किसी भी पर्सन की जो है डेथ ना हुई हो। ठीक है, तो ये बात सुनकर जब वो जाती हैं डोर टू डोर, बट wherever she went she found out that someone or other, चाहे वो फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, हस्बैंड है, वाइफ है, चाइल्ड है, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर हैड डाइड, यानी उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे किसी भी पर्सन की कोई मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो दैट्स वाई उन्हें यहाँ पे एक चीज़ का रियलाइजेशन हो गया कि जीवन है तो मृत्यु भी है। ठीक है, अगर जीवन अगर किसी को मिल रहा है तो बहुत निश्चय है कि उसकी आज नहीं तो कल कभी ना कभी मृत्यु हो ही जाएगी। तो इस तरीके से वो उस फिलॉसफी को, इनकी जो विचार है बुद्धा जी के, उनको समझ पाई हैं, और कहीं ना कहीं समझ पाई हैं किस तरीके से जो बुद्धा जी के विचार हमें प्रेरित करते हैं आज के टाइम पे कि हमें मृत्यु से जो है डरना नहीं चाहिए। जो भी जीवन हमें मिला है, जिस भी यूनिवर्स कह लो या फिर ब्रह्मा जी के द्वारा या फिर कोई भी जो है जिस भी द्वारा आपको जीवन मिला है, उस जीवन का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस तरीके से हमें अच्छे कर्म करना है, हमें अपने कर्म बिना निष्काम कर्म करना जहाँ पे हमें फल की चिंता नहीं करनी है। अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो ये फिलॉसफी, ये टीचिंग जो है कहीं ना कहीं बुद्धा स्प्रेड करना चाहते थे। देन आपको देखने को मिलेगा उपनिषद की बात की गई है। अराउंड दैट टाइम वेरियस अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू द फिलोसफिकल क्वेश्चन, यानी और भी ज़्यादा थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे जो उन क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढना चाहते थे। फिलोसफिकल कह सकते हैं जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो है वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, किस तरीके से मिलेगी, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में कुछ थिंकर्स जो आपको देखने को मिलेगा काम करते हैं। एंड तो अदर वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइस वुड बी परफॉर्म, कि हम सेक्रीफाइस करने की क्यों ज़रूरत है, कि लोगों का क्वेश्चन यही था कि जीवन, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा, किस तरीके से सेक्रीफाइस जो है बेसिकली क्यों परफॉर्म किया जाता है। मैनी ऑफ दिस थिंकर फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, क्या परमानेंट है, दैट वुड लास्ट एवरी आफ्टर डेथ। ठीक है, दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मन और द इंडिविजुअल सोल। ठीक है, एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको देखने मिलेगी, आत्मा जो कि आपकी इंडिविजुअल सोल है और जो ब्रह्मा है वो आपकी यूनिवर्सल सोल है। ठीक है, दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्मा वर वन, यानी जो आपकी आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही और एक ही में जाकर उन्होंने मिल जाना है आफ्टर डेथ। ठीक है, डेथ के बाद दोनों आत्मा जो है ब्रह्मा जी से आके मिल जाएंगी। मैनी ऑफ दिस आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद में, जो इन आइडियाज़ का जिक्र किया है, एंड दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, यानी जो लेटर वैदिक टेक्स्ट जो थे उनका पार्ट आपको देखने को मिलेगा उपनिषद है। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, यानी एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा हम कह सकते हैं। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, से थ्रू उनके जो आइडियाज़ हैं उनको कन्वे किया जाता है। देन यहाँ पे आपको बताया हुआ है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में कि ओवर द सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन जो है ट्रुथ का हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी के थ्रू से समझाया गया है। पहला है वैशिका, न्याय, समख्या, योग, पूर्वा मीमांसा, वेदांता और दी उत्तर मीमांसा। These 6 system of philosophy are said to have been founded by the sages, यानी जो आपके ऋषि मुनि हैं, संत, उन्होंने लिखा है, जो कौन से हैं, कोनाडा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जैमिनी, व्यासा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड दिस फिलोसफी स्टिल गाइड करती है स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री को। ठीक है, जर्मन बॉर्न जो ब्रिटिश इंटोलॉजिस्ट है
फ्रेडरिच मैक्स मुलर हैज़ ऑब्जर्व दैट द सिक्स सिस्टम ऑफ द फिलोसफी जो है वो डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशन्स में डेवलप हुए हैं विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर्स ने इस फिलोसफी को डेवलप करने में अपना अपना योगदान दिया है. However, today we find an understanding harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. मतलब ये जो फिलोसफी है कहीं ना कहीं एक ही चीज़ की बात करती है कि बेसिकली किस तरीके से हम जो है ट्रुथ को समझ सकते हैं, ठीक है. बट अलग अलग थिंकर्स ने उसको डेवलप किया, बट मेन एम सबका फिलोसफी का सेम ही रहने वाला है, ठीक है. देन यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो चांडोग्य उपनिषद है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टोरी, एक डायलॉग के फॉर्म में आपको एक स्टोरी देखने को मिलेगी. बहुत ही फेमस स्टोरी है ये बेसिकली स्टोरी है शौनका एंड अभिप्रांतन की. ये दो बेसिकली जो है सेजेस थे जो कहीं ना कहीं वर्शिप करते थे यूनिवर्सल सोल, यानी ब्रह्मा जी को उनकी पूजा करते थे, ठीक है. वंस एज दे सेट डाउन टू इट, एकदम बैठे वो खाना खाने के लिए दोनों, तो एकदम भिखारी जो है उनके पास आता है और बोलता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए. तो ये जो दोनों सेजेस हैं ये बेसिकली दे कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, मतलब कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है. तो बैगर बेसिकली उनसे बोलता है लर्न सियर्स वोम डू यू वर्शिप, कि आप दोनों जो संत हैं आप किसकी पूजा करते हैं. वो चीज़ बैगर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए आप किसकी पूजा करते हैं, ठीक है. तो दोनों ने बताया कि हम यूनिवर्सल सोल यानी जो ब्रह्मा है उनकी पूजा करते हैं. इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड, यानी जो यूनिवर्सल सोल है ब्रह्मा जो है हर जगह बसे हुए हैं, ठीक है. तो अगर वो हर जगह बसे हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो खाना है उनमें भी बसे हुए हैं. तो कहीं ना कहीं अगर मुझे आप खाना देने से जो मना कर रहे हो तो इट मीन्स आप ब्रह्मा जी को मना कर रहे हो, जिसको आप पूजते हो उस चीज़ को मना कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, ठीक है. तो इफ द यूनिवर्सल सोल फिल्स इन द होल वर्ल्ड इट मीन्स इट फिल्स मी, यानी बैगर कह रहा है कि मेरे अंदर भी ब्रह्मा जी जो है कहीं ना कहीं है. हु आई एम बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी तो वर्ल्ड का पार्ट हूँ. अगर वर्ल्ड बेसिकली ब्रह्मा है और मैं वर्ल्ड का पार्ट हूँ तो इनडायरेक्टली मैं कह सकती हूँ मैं ही ब्रह्मा हूँ, ठीक है. तो इस तरीके से ब्राह्मण जो है समझ पाते हो, कहते हैं कि नहीं तुम सत्य कह रहे हो, हमें बात अब समझ में आई है, ठीक है. तो देयरफॉर कह सकते हैं कि जो सेजेस हैं उसको फूड ऑफर कर देते हैं. तो उस टाइम पे उनको जो सेजेस को रियलाइज़ होता है ट्रुथ का, और व्हाट बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विथ हिम, ठीक है. तो इस तरीके से उनको सच्चाई की जो है ट्रुथ की जो है प्राप्ति होती है, रियलाइजेशन होता है, एंड फाइनली वो अपना खाना जो है बेगर के साथ शेयर कर पाते हैं. तो ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी चांडोग्य उपनिषद में बताई हुई है. नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स जो थे वर मैन थे, यानी ज़्यादातर आपको मैन देखने को मिलेंगे, स्पेशली आपके ब्राह्मण्स और राजास. ओकेजनली देखने को मिलेगा देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स का भी यहाँ पे रोल है, यानी वुमेन थिंकर्स ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उपनिषद में जो डायलॉग्स के फॉर्म में, जैसे कि गार्गी हो गई, अपाला है, घोषा है और मैत्री है, ठीक है. हु वर फेमस फॉर देयर लर्निंग के लिए फेमस थी, पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन वुमेंस ने भी. एंड पुअर मतलब डिबेट्स इन द सेंस मतलब मान लो कोई सोसाइटी है उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे तो उन्होंने उनके आंसर्स दिए हैं. तो आंसर देने का काम सिर्फ ब्राह्मण और राजा का नहीं था, इन वुमेंस ने भी, इनके पास क्योंकि नॉलेज थी तो ये भी उन क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाती थी, और वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं उपनिषद में देखने को मिलेगी, लिखी हुई हैं. पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, तो जो गरीब लोग थे बहुत कम ही डिस्कशन में पार्ट लेते थे. वन फेमस एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी जो कि कौन है, सत्यकामा जबाला, ठीक है. हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, यानी कि एक मदर थी उनका नाम था जबाली, वो एक स्लेव हुआ करती थी, वहीं से उनका नाम पड़ा है. तो कह सकते हैं अपनी जो मदर है उनसे उनका जो नाम है सत्यकामा जबाला पड़ा है, ठीक है. तो ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, मतलब इनकी जो डिज़ायर थी सच्चाई को जानने की कि किस तरीके से रियलिटी क्या है. ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतमा, ठीक है, एंड बिकेम वन ऑफ हिज बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, के बहुत नोन थिंकर बनते हैं, ठीक है. मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य जी के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे डेवलप हुए हैं, जिनके बारे में हम लिखा हुआ है कि हम रीड करेंगे क्लास 7th की बुक में, ठीक है. नेक्स्ट है पनिनी जो कि ग्रामेरियन है. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेयर अदर स्कॉलर्स जो है वर्क एट वर्क. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर पनिनी थी, ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो है प्रिपेयर किया है ग्रामर फॉर संस्कृत के लिए. ही अरेंज वोवल्स एंड द कंसोनेंट्स इन द स्पेशल ऑर्डर को उसने अरेंज किया है, एंड देन यूज टू द क्रिएट फॉर्मूलाज दीज लाइक दोज फाउंड इन अलजेब्रा में जिस तरह से फार्मूला देखने को मिलता है उस तरह से सेम फार्मूला आपको संस्कृत की ग्रामर को समझने के लिए कुछ फार्मूलाज बनाए थे. He used these to write down the rules of the language in short formula around 3000
के टाइम पे, ठीक है। अराउंड 3000 फार्मूला, शॉर्ट फार्मूलाज बेसिकली उन्होंने बनाए थे। नेक्स्ट है आपका जैनिज़्म। इसकी बात हम करें तो बोला गया है द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर जो थे जैनास के, वो थे वर्धमान महावीरम। ही ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, अराउंड 25 ईयर्स अगो की बात है। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छावनी ग्रुप से बिलोंग करते थे एंड वजी संघ के पार्ट थे। एंड ही अगेन मतलब उन्होंने भी 30 साल की उम्र में जो अपना घर छोड़ दिया था एंड फॉरेस्ट में रहने लग गए थे फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ड मतलब मेहनत की, लोनली लाइफ वगैरह जी एंड फाइनली उनको एनलाइटनमेंट बेसिकली मिल गया था। उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो उनको फाइनली मिल गई थी 12 साल के परिश्रम के बाद। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उनके कहते हैं कि मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ, जो जानते हैं सच को, मतलब सच की प्राप्ति करना चाहते हैं, मस्ट लीव देयर होम, अपने घर को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको जो सच है उसकी कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको पता चल पाएगा कि सच क्या चीज़ है, ठीक है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा मतलब मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, यानी किसी को भी आप हर्ट नहीं कर सकते, किसी को भी मार नहीं सकते हो। तो ये रूल जो है कहीं ना कहीं जैनिज्म में दिखने को मिलता है। ऑल बींग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। देन आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्डिनरी पीपल है वो महावीरा की जो टीचिंग्स हैं उनको समझ पा रहे थे, बिकॉज कि उन्होंने ही यूज़ प्राकृतिक लैंग्वेज एंड दे वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री नेम्ड आफ्टर रिलीजन्स इन विच दे वर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल प्राकृतिक स्पोकन इन मगधा एज नोन एज मगधी, यानी मगधी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा की हम बात करें, जिनको हम जैनास कहते थे, दे हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ जिया करते थे, बेगिंग करते थे, ठीक है, मांग के खाते थे। ही हैड एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रहा करते थे एंड कोई चोरी वगैरह नहीं करनी है, आप हमेशा जो है ऑब्जर्व करना सारी बेसिक को। एंड ए मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ को भी उनको त्यागना पड़ेगा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द मैन एंड वुमेन टू फॉलो करना इन स्ट्रिक्ट रूल को, काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। नेवर द लेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ। ये जो नहीं जो लाइफ है उनको समझने के लिए कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने अपने घर बाहर छोड़ दिया था। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स, प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, ठीक है। जो भी मॉन्क्स और नन्स थे यानी जो जैनिज्म को फॉलो करते थे उनको सपोर्ट किया करते थे दूर से ही, मतलब अगर आप बेसिकली इनके संघ में आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स, तो आप बाहर रह के भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, उन्हें खाना वाना प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो जैनिज्म जो है सपोर्ट जो मिला जैनिज्म को ज़्यादा मेनली ट्रेडर्स का मिला है। फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स को बचाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था कि वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं फार्मर का काम ही है चीज़ों को ग्रो करना। ग्रो करते टाइम आपको बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनको मारना ही आपको पड़ेगा, तभी आप अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हो। दैट्स वाई वो ज्वाइन नहीं कर पाए और फॉलो नहीं कर पाए रूल्स को। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ में देखने को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में फैला, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा हैंड दिस फॉलोवर वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज तक जो है ओरली ट्रांसमिट की जाती थी एंड फाइनली दिस इज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेसेस कॉल्ड वलाबी, गुजरात में अराउंड 1500 ईयर्स अगो। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघ की। बोथ द महावीर एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम कुड अटेन द ट्रू नॉलेज, यानी दोनों का मानना यही था कि अगर आपको ट्रूथ यानी ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने घर वगैरह छोड़ने पड़ेंगे। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, इसलिए वो चाहते थे कि सब लोग एक साथ रहें, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए उसको संघ का नाम दिया, एक एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम है, जो लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया तो एक तरह का एसोसिएशन फॉर्म कर लें और उस एसोसिएशन को किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलाया जाएगा, उनको सभी को फॉलो करना है, ठीक है। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा के जो रूल्स थे वो लिखे हुए थे विनय पिटाका में। एंड वी नो दैट दे वर सेपरेट ब्रांचेज ऑफ मैन और वुमेन की हुआ करती थी। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा, हाउ वे चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन, पेरेंट्स स्लेव को अपने मास्टर से लेनी है एंड किंग जो है बेसिकली परमिशन देगा अपने जो वर्कर्स है उनको, एक डेप्टर्स जो है क्रेडिट परमिशन देगा, उसको कॉल क्रेडिटर्स, ठीक है। वुमेन हैड टू टेक हस्बैंड की परमिशन उसको लेनी पड़ती थी। मैन एंड वुमेन हु जॉइन द संघा हैड सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी उनको। दे मेडिटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स आवर, मतलब कुछ आवर्स फिक्स थे, उसी टाइम पे आपको जो है बेसिकली अपने मेडिटेशन वगैरह करनी है, उसी टाइम पे जो है आपको अपने खाने की जो व्यवस्था करनी है और किस तरीके से बेकिंग करके, ठीक है।
दिस इज़ दैट इज़ वाई वी नो एज भिक्षु, इसलिए उनका नाम भिक्षु रखा है क्योंकि आप भिक्षा मांग रहे हो, ठीक है, घर घर जाके आप भिक्षा मांग रहे हो खाने के रूप में, कि फिर भिक्षा के रूप में आपको थोड़ा बहुत जो भी है आटा चावल ये सब चीज़ें मिलता था खाने के लिए. एंड द प्राकृतिक वर्ड फॉर रिनाउंसर एंड भिक्षुनीज, ठीक है. तो भिक्षु एंड भिक्षुनीज दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड, उनका मेन काम होता था लोगों को वही जो टीचिंग्स है वो स्प्रेड करना, हेल्प करना एक दूसरे की. दे ऑल्सो हैड मीटिंग होती थी टू सेटल डाउन एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ. एंड संघ यानी एसोसिएशन है जहाँ पे उन वो लोग बेसिकली संघ का पार्ट जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, तो उन लोगों का जो एसोसिएशन है, अगर मान लो उसमें कोई झगड़ा वगैरह हो गया है तो उस पर्टिकुलर झगड़े को सुलझाने का काम भी भिक्षु भिक्षुनी करते थे. Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves. Many of them wrote down the teachings of Buddha. ठीक है. Some of them also composed beautiful poems उन्होंने बनाई थी describing the life of the Sangha. विहारा की बात करें तो बिगिन विद बोथ जैन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब क्योंकि अपनी विचारों को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करते रहें. द ओनली टाइम दे स्टे इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उनको रुकना पड़ जाता था when it was difficult to travel, ठीक है. देन देयर सपोर्टर्स जो भी थे बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स उन्होंने बनाए फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज़, मतलब अगर हिली एरियाज़ में है तो वहाँ पे अगर नेचुरल केव है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके रहने की व्यवस्था की गई. अगर नॉर्मल कोई जगह है तो वहाँ पे गार्डन्स में आपको एक टेम्पररी शेल्टर बना दिया उनके, ताकि वो बारिश के टाइम पे वहाँ पे ठहर सकें. At time when went on, many supporters of Bhikshu and Bhikshunis and their themselves felt the need for the more permanent shelter की हमें ज़रूरत है, ठीक है. तो उसके लिए उन्हें क्या हुआ, एंड सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ड, यानी एक टाइम के बाद जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स है वो क्योंकि उन्हें लगा कि भाई ये तो काम ऐसा जो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा लोग आते रहेंगे, तो हम एक परमानेंट क्यों ना सेटलमेंट ही बना देते हैं. तो उन्होंने मोनास्ट्रीज को बिल्ड करना शुरू कर दिया. एंड दीज वर नोन एज विहाराज भी कहा जाने लगा. द अर्लीस्ट विहारा जो थे बेसिकली वुड लकड़ियों के बने गए थे, बाद में उन्होंने पक्के मतलब कहते हैं ना परमानेंट बनाना था तो उन्होंने ब्रिक्स का यूज़ किया उसके लिए. सम वर इवन इन केव्स, कुछ थे नेचुरल केव्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे. एंड दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया में आपको उस तरीके से देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट है अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम एंड द सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, so our varna and ranks are family forgotten when the followers of Buddha join the orders of the monk. यहाँ पे बेसिकली बुद्धा ने समझाया है कि जिस तरह एक नदियाँ जो है जब अपने विशाल महासागर में जाके मिलती हैं तो उस टाइम किस तरीके से वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो एक विशाल समुद्र में जाके मिल रही हैं तो अपना नाम और अपना जो है किस तरह से सेपरेट हो रही है वो कहीं ना कहीं वो भूल जाती हैं, ठीक है. तब मतलब क्योंकि जब एक एक बूंद जो है पानी की जब ओशन में आके मिलती है तो पता नहीं चलता ना कि वो जो पानी है इस पर्टिकुलर नदी से आया है या फिर उसका फ्लो इस तरीके से था, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलता. सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह जो बुद्धा है उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो मॉन्क्स वगैरह थे, जब भी वो उस संघ में जाके जुड़ते हैं यानी बुद्धा के संघ में जुड़ते हैं तो वो भी अपने वर्ण को, अपने जो कह सकते पद जो उनका रैंक है, अपनी फैमिलीज को कहीं ना कहीं भूल जाते थे, ठीक है. और पर्टिकुलरली वो संघ क्यों जाते थे जिस संघ को उन्होंने ज्वाइन किया है. देन यहाँ पे बोला गया है कि वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहारा वॉज बिल्ट वो डोनेट किया जाता था एक रिच मर्चेंट के द्वारा, या फिर जो लैंड ओनर है उस पर्टिकुलर लैंड का जो ओनर है उन्होंने जो है दान में दे दिया है उन भिक्षुस को, ठीक है, या फिर किंग के द्वारा, ठीक है. तो यानी जो लैंड डोनेट किया जा रहा है वो एक रिच मर्चेंट के द्वारा, लैंड ओनर के द्वारा, किंग के द्वारा डोनेट किया जा रहा है. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, यानी जो लोकल पीपल किस तरह से कंट्रीब्यूशन करते थे वो गिफ्ट्स लाते थे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, क्लोथिंग देते थे, मेडिसिन देते थे भिक्षुस को एंड भिक्षुनीस को, ठीक है. इन रिटर्न भिक्षु भिक्षुनी उनको जो है लाइफ का लेसन जो है वो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करते थे, ज्ञान बेसिकली उनके साथ बांटते थे. ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी इंडिया में तो स्प्रेड हुआ ही, बट इंडिया के बाहर भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग कंट्रीज़ में भी वो बेसिकली स्प्रेड हुआ. जैसे कि अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है नोन एज महायाना बुद्धिज़्म वो भी डेवलप हुआ, ठीक है. दे हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. अर्लियर द बुद्धा प्रेजेंस वॉज शोन इन द स्क्रिप्चर बाय यूजिंग अ सर्टेन साइन, यानी पहले के जो बुद्धा थे उनमें उनका अगर प्रेजेंस आपको दिखाना है तो सिंपल साइन के फॉर्म में जो है आप स्क्रिप्चर्स में शो करोगे. बट उसके बाद महायाना में आपको देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से उनका जो मूर्ति वगैरह है वहाँ पे वो पूजन के फॉर्म में किया जाता था. फॉर इंस्टांस
अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वॉज शोन इन द स्कल्पचर बाय द पीपल ट्री, ठीक है। यानी साइन की अगर हम बात करें तो बुद्धा ने जिस तरीके से जो एनलाइटनमेंट लिया था, तो अगर वो शो करना है स्कल्पचर की फॉर्म में तो किस तरह से करेंगे, पीपल ट्री को दर्शा के, तो पीपल ट्री वगैरह उस तरह से बना देंगे जो शो करेगा कि बुद्धा की एनलाइटनमेंट को, ठीक है। बट नाउ द स्टैचूज ऑफ द बुद्धाज आर मेड, यानी महायाना बुद्धिज्म में जो कि न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था डेवलप हुआ था, वहाँ पे बुद्धा के स्टैचूज वगैरह डेवलप होने लगे थे। मैनी ऑफ दीज वर्ड इन मेड इन मथुरा में, मथुरा जो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो मथुरा स्कूल है वहाँ पे कुछ डेवलप हुआ, कुछ आपको तक्षशिला में देखने को मिलेगा। द सेकेंड चेंज जो आया था वॉज बिलीफ इन द बोधिसत्वाज। दीज वर सपोज टू बी अ पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट, मतलब बोधिसत्वास वो थे जिनको अटेनमेंट हो गया है, मतलब उनको एनलाइटनमेंट जो है उन्होंने हासिल कर लिया है। एंड वंस दे अटेन एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, मतलब कंप्लीट आइसोलेशन में रहते थे। एंड वो दिन भर जो है मेडिटेशन किया करते थे, ठीक है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन्ड इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर्स, पीपल की हेल्प किया करते थे। तो वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम वेरी पॉपुलर हो चुकी थी एंड स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया में भी इनका स्प्रेडिंग हुआ, चाइना हो गया एंड लेटर देन कोरिया, जापान, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन बोधिसत्वास की जो वर्शिप थी वो स्प्रेड हुई। देन यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलेगा द स्टेजेस ऑफ लाइफ इन आश्रम, जिसकी हमने बात की थी कि उपनिषद में किस तरीके से बताया गया है कि आपको किन किन स्टेजेस से बेसिकली अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। ब्रह्मचार्य है, गृहस्था है, वानप्रस्था है, संन्यासा है। ब्रह्मचार्य की हम बात करें तो ब्राह्मणास और क्षत्रियस एंड वैश्यस वर exempted टू लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदस ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ देयर लाइफ इन ब्रह्मचार्य। यानी हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय और वैश्यस हैं, वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ, कि आपको यहाँ पे इन तीनों को बोला जा रहा है कि आप तीनों को जो है इस पर्टिकुलर फेज़ पे, यानी ब्रह्मचार्य का जो फेज़ है वहाँ पे अपनी सिंपल लाइफ को जीना है, वेदास की स्टडी करनी है, अपनी अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ के जो ईयर्स हैं वहाँ पे आपको ये सब करना है, ब्रह्मचार्य को एक स्टूडेंट की लाइफ तरह जीना है। गृहस्थ की बात करें तो आपको शादी करनी है, ठीक है, घर बसाना है। वानप्रस्थ की बात करें आपको जंगलों में रहना है, मेडिटेशन करना है। सन्यासी की बात करें, सन्यासी बेसिकली फाइनली दे हैड टू गिव एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, मतलब अपना सब कुछ छोड़ बाड़ के आपको सन्यासी वाला जीवन जीना है और मेनली आपको कह सकते हैं सन्यास लेके आपको जनता के लिए काम करना है ना उस समय। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड अ पर्सन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि इस तरीके से आपके लाइफ का कुछ पार्ट आपको मेडिटेशन में देना है, बिकॉज जब आप मेडिटेशन से जुड़े रहोगे तो उतना माना जाएगा कि आप अपनी जो इनर सोल है उसको पहचान पाओगे और कहीं ना कहीं जो आपका जो कह सकते हैं जो यूनिवर्सल सोल है, ठीक है, ब्रह्मा जी जो है उनसे जाके आपका जो इनर सोल है वो कहीं ना कहीं मिल पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि लास्ट के कुछ ईयर्स में आप फुल ऑन मेडिटेशन करो और कहीं ना कहीं जो है जो अपना जो सैल्वेशन है, ठीक है, जो मोक्ष की प्राप्ति है उसके लिए आप काम करो। इन वट वी कैन वे वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द संघ, यानी जो संघ में जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं डिफरेंट थी, जो बात उपनिषद में की गई थी किस तरीके से पर्सन को अपनी लाइफ डिफरेंट स्टेजेस के फॉर्म में करनी है, ठीक है। देन हम यहाँ पे पढ़ रहे थे किस तरीके से जो है आपका स्प्रेड हुआ था। बुद्धिज्म स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड द सदर्न इंडिया में भी स्प्रेड हुआ है, वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फ्रॉम भिक्षुज, यानी बहुत सारी जो केव्स काट के बनाई गई हैं उनके लिए। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड इन साउथ ईस्टर्न वर्ल्ड में भी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा नीचे श्रीलंका है, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग द इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जिसको हम थेरवाड़ा बुद्धिज्म कहते हैं वॉज मोस्ट पॉपुलर इन दिस एरिया में, आपको ज़्यादातर थेरवाड़ा बुद्धिज्म जहाँ तक मतलब ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पिलग्रिम्स की बात करें, आर मैन एंड वुमेन हु अंडरस्टैंड द जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम की हम बात करते हैं। पहले तो फायांती हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 1600 ईयर्स अगो पहले आए थे, उनके बाद आए स्वानजैंग आए थे अराउंड 1400 ईयर्स अगो, एंड देन शीजिंग आए थे हु वॉट कम टू 50 ईयर्स अगो। Next, they came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries को उन्होंने विज़िट किया और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है वहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, मैंने कहीं ना कहीं उन्होंने एक किताब वगैरह लिखी है जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जर्नी में उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है देखी। दे रोट ऑफ डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रैवल्स, जो चीज़ें उन्होंने एनकाउंटर की। वी ऑफन टुक ईयर्स
ऑफ द कंट्रीज़, मतलब बहुत ज़्यादा साल उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे बिताए मोनास्ट्रीज़ में, एंड दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम, और जो किताबें अपने साथ लेके गए फिर उनको उन्होंने पढ़ा और समझा कि किस तरीके से जो है उस टाइम पे बुद्धिज़्म के बारे में वो समझ पाए कि इंडिया में किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, क्या क्या टीचिंग्स थी बुद्धा की, वो चीज़ें वो समझने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नालंदा यूनिक सेंटर ऑफ लर्निंग था। शॉन ज़ैंग एंड द अदर पिलग्रिम्स जो है स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा, कहीं ना कहीं जो नालंदा बिहार में है वहाँ पे उन्होंने अपना समय बिताया, समझने की कोशिश की किस तरीके से वहाँ पे जो एक सेंटर के तौर पे जो उभरा था उस समय आपका नालंदा, वो किस तरीके से इतना बड़ा सेंटर बन पाया था। द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्ड इट। द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, यानी जो टीचर्स थे वो ऐसे लोग थे जिनके पास काफ़ी अच्छा टैलेंट था, एबिलिटी थी। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसेरिटी, उनको फॉलो करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनास्ट्रीज आर स्ट्रिक्ट थे काफ़ी ज़्यादा, एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो दैम। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर डिस्कशन चलते रहते थे। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प करते थे, यानी जो एक बच्चा है वो बूढ़े की हेल्प करेगा, जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो बच्चे की हेल्प करेंगे, तो म्यूचुअली वहाँ पे देखने को मिलेगा एक दूसरे की वो हेल्प किया करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट साइड कम हेयर टू सेटल देयर डाउट, यानी जो भी पर्सन की कोई भी डाउट्स है वो यहाँ पे आते थे ताकि उनको सुलझा सकें। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, यानी आपको अगर यूनिवर्सिटी में या फिर जो भी सेंटर है वहाँ पे अगर एंटर करना है तो आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है जो गेट कीपर कुछ पूछेगा, उसके आंसर्स देने पड़ेंगे। अगर आपने आंसर्स दिए तभी आपको एंट्री मिलती जाने के लिए, ठीक है। एंड दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर, यानी बहुत कम ही लोग थे जो आंसर कर पाते थे, और जो आंसर करते थे वो उनको एंट्री मिलती थी यहाँ पे नालंदा में जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने यहाँ पे देखी उन पिलग्रिम्स ने, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी किताब में मेंशन किया, और उनकी किताब के ज़रिए आज हम पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर जो रिलीजियस सेंटर्स जो है किस तरीके से उभर के आए थे और क्या क्या बेसिकली वहाँ पे चीज़ें परफॉर्म की जाती थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो चैप्टर नंबर 6 हमने देख लिया किस तरीके से रिलीजियस चेंजेस जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस सोसाइटी में जो है देखने को मिले थे, एंड हमारे जो मेन फिलॉसफी है, चाहे हम बुद्धिज़्म की बात करें, जैनिज़्म, उपनिषद वगैरह, तो वो चीज़ें हमने देख ली। उन्होंने किस तरीके से जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से। आपको अगर चैप्टर का डिस्कशंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबके साथ।